हेलो, मैं हूं हर्ष गुप्ता, आपका एजुकेटर। हम कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, उसके हम 5 लेक्चर कर चुके थे। आज हम करेंगे 6 लेक्चर। मैंने आपको 5th लेक्चर के आखिरी में मैंने आपको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का बेसिक बताया था कि हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें पहला बताया था बाय मोल्स कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। द क्वेश्चन वाज कि अगर हम ब्यूटेन को 500 ग्राम बर्न करें तो ब्यूटेन का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 प्लस में O2 गिव्स H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो अगर हम बैलेंसिंग, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले हम सबसे पहले उन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस देखो, आपको 10th में आपको मेथड भी बताए हुए हैं बैलेंसिंग के, और आप नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको बैलेंस कर सकते हो। कैसे? 4, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करो 5। इसके बाद जो ओवरऑल ऑक्सीजन है उनको इस तरह से बैलेंस कर दो। 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 और 5 13 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। तो दिस इज अवर बैलेंसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक बार चेक कर लो। कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन आपके कितने हैं यहाँ पर 13, और यहाँ पर है 5 और 8 13। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि 500 ग्राम ऑफ ब्यूटेन को बर्न करने पे क्या होगा। ठीक है, पहले आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बर्न करने पे ये पूछा था कि किसी का मोल्स पूछा था, किसी का मास पूछे होते। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल रिएक्ट विद 13.2 मतलब 6.5 मोल। 1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट विद 6.5 मोल ऑफ दिस टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ वाटर एंड 4 मोल ऑफ CO2। सो दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। अब देखो भाई, 500 जो है इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसके मोलर मास से डिवाइड करके। इसके मोलर मास से आप डिवाइड करोगे तो मोलर मास कितना हो गया इसका, 58 हो गया इसका मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर x y z मान लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो है O2 के मोल्स निकल जाएंगे, आपके O2 के मोल्स, रिक्वायर्ड मोल्स निकल जाएंगे। H2O के रिक्वायर्ड मोल्स y आ जाएगा, CO2 के रिक्वायर्ड मोल्स आपके क्या आ जाएंगे, z आ जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन में मोल्स के अलावा किसी के भी, जैसे मान लो CO2 का मास पूछा है, ठीक है, तो जो मोल्स निकलेंगे उससे मोलर मास से आप इंटू कर दोगे तो मास ऑफ CO2 आपको निकल जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इस तरह से आप बाय मोल्स कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो बाय एनी क्वेश्चन। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को बाय मोल्स ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, ठीक है, तो ये जो है ये मोल्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो बाय मोल कैलकुलेशन आपकी ये होती है। क्लियर है? ठीक है, अब आप टॉपिक डाल सकते हो। ठीक है, बाय मास कैलकुलेशन करेंगे हम। बाय मोल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, मोल्स में क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो मोल्स में आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मोल्स में आएगा, क्योंकि हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आएगा तो आप समझ सकते हो कि ये जो आएगा आपका मोल्स आएगा। देन अगर आपको किसी का मास निकालना है, गिवन मास, तो आपको मोलर मास से इंटू करना पड़ेगा। नाउ मैंने एक का शायद वॉल्यूम पे पूछा था, ठीक है, STP पे O2 का पूछा था शायद, ये पता नहीं CO2 का पूछा था। क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के STP पे एक मोल्स की कितनी होती है, 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 22.4, जो भी आपकी x या z की वैल्यू आएगी। अच्छा, वाटर में हम ये रिलेशन नहीं लगा सकते क्योंकि नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस दिया होता है और रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आपका गैस नहीं होता, वो लिक्विड एंटिटी होती है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब मैं आपको जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है आप उसको पहले बाय मोल्स टॉपिक डाल के आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब लिखो आप बाय टॉपिक डाल लो आप बाय मास। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे बाय मास। अब वो आपको देखना होता है और डिसीजन लेना होता है कि हमें किस वाले मेथड से आपका क्या होगा,
आसान क्वेश्चन पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी कम होंगी, ठीक है। तो विल सी। अब मैं इस क्वेश्चन को बाय मास करके दिखाऊंगा। देन इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आपको किस वे से आपके क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, क्योंकि आंसर आप किसी भी मेथड से निकालो वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। और फिर इसको दोबारा से मैं इसी क्वेश्चन को बाय मास करूंगा, तो दोबारा से इस रिएक्शन को नोट डाउन करो, ठीक है। मैं इस ब्यूटेन वाली रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका बाय मास करके दिखाऊंगा। नोट करो इसको जल्दी से। हाँ भाई देखो, बाय मास कैलकुलेशन कैसे होती है, आप उस बात को ध्यान रखना। 500 ग्राम ब्यूटेन से ही मुझे निकालना है कि कितना ऑक्सीजन चाहिएगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, मतलब वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या पूछा है, मास पूछा है, मोल्स पूछा है, ठीक है। पर हाँ, इसी एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन को हम बाय मास भी कर सकते हैं। हाउ विल डू दिस? देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखोगे बाय मास में। बाय मास में आप क्या करोगे, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग मोलर मासेस है ना, मल्टीप्लाई बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखोगे। कैसे? इस बात का मतलब क्या हो गया, 12 4 जा 48 एंड 10 58। आप ऐसे लिखोगे 50 ग्राम ऑफ ब्यूटेन विल रिएक्ट विद O2 का मास होता है 32, इंटू में 13/2, 16 और 13 को इंटू करके लिखो। $206 ग्राम, ठीक है। 18 5 जा 90 ग्राम, और ये हो जाएगा 44 इंटू में 4, 176 ग्राम, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन 206 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्शन करता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड 176 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। हाँ, इसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि मास कंजर्वेशन हमेशा फॉलो करेगा। लाइक 206 और 58 को जब हम प्लस करेंगे 264, 176 और 90, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 58, ठीक है, 206, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये ठीक है क्या? ओ सॉरी, ये 8 था, 208, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 208 इंस्टेड ऑफ 206, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 266 दोनों तरफ आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दिस इज नॉट एडिंग दीज टू थिंग्स इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वो मैं आपको मास कंजर्वेशन आपको फॉलो करके दिखा रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का पार्ट ये है, अभी तक हमारा क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्यूटेन की बर्निंग से, 500 ग्राम ब्यूटेन की बर्निंग से, ठीक है, कितने मोल्स और कितने मास आपके O2 और इन सब के रिक्वायर्ड होंगे और कितने बनेंगे, ये सब है हमारा। तो आप क्या करोगे, मान लो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें मास ऑफ वाटर निकालना है भाई, ठीक है, मास ऑफ वाटर। अच्छा, दीज आर द मासेस ना, तो यू कैन प्लेस मासेस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू मोल्स। सो 500 आई बस समझ, x y z क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, सो हियर x y z आर द मासेस ऑफ O2 रिक्वायर्ड and y and z are the masses of H2O and CO2 produced by doing this reaction. Now, अगर आपसे पूछा है भाई, किसी के मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पूछा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी y आएगा वो तो मास है, अपॉन में 18 कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारे मोल्स आ जाएंगे। सो इट्स अप टू यू, ठीक है, आपको किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। समझ आ गया बात? क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा हिंट है, जब आपसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना, और एक चीज तो बताएंगे ही आपको कि रिएक्टेंट दे देंगे या प्रोडक्ट दे देंगे कि भाई इसमें बताओ कितने, अगर वो चीज ग्राम में दे रखी हो ना, मास में दे रखी हो, तो मास से प्रोसीड करना ज्यादा आसान रहता है। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, ठीक है, आसान रहता है, हो दोनों से ही जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दोनों ही कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, ठीक है, तो वो आपका क्या है,
तरह से आप दोनों को ही कर सकते हो प्रोसीड, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि एसटीपी पे CO2 का वॉल्यूम क्या होगा भाई, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम है, तो जो जेड आया है ना वो मास आया है, अपॉन आप 44 करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद जब CO2 के मोल्स पता लग जाएंगे, उसके बाद आप 22.4 कर आप वॉल्यूम एट एसटीपी लिखना इज वेरी इसेंशियल ओवर हियर, ठीक है भाई। तो दिस इज द बाय मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो पहले वाला था आपका बाय मोल्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको दोनों को बहुत तरीके से याद रखना है, समझ आ रही बात, ठीक है। नोट इट डाउन जस्ट, ठीक है, और फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर्स व्हाटएवर। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप अटेम्प्ट करना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या सीन है, ठीक है भाई। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहले देख लिया करो, चेक कर लिया करो बैलेंसिंग है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन 2 है, हाँ 1 है, 2 क्या बैलेंस है, नाइट्रोजन 2, हाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन, F आपका 10 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, हाँ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस रिएक्शन को देखकर आपसे पूछ रखा है व्हाट मास ऑफ अमोनिया is required to prepare ठीक है, to prepare 50 moles of HF। पॉज करो और जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। व्हाट मास ऑफ अमोनिया इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 मोल्स ऑफ HF, ठीक है भाई। 50 मोल्स HF को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मास ऑफ अमोनिया कितना रिक्वायर्ड होगा। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय एनी ऑफ द डिस्कस 2 मेथड, ठीक है, अपनी मर्जी से आपको जो इजी लगता है, ठीक है, डू इट फास्ट। हाँ भाई देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें क्या निकालना है, देखो 2NH3 प्लस में 5F2 गिव्स N2F4 प्लस में 6HF है मान लो, ठीक है। तो आपके मोल्स में क्वेश्चन है ना, मोल्स में कोई चीज गिवन जो है वो मोल्स में है ना, ठीक है, वो पूछा किसी भी चीज में, पूछने के हिसाब से मत प्रोसीड क्या करो, वो खुद किस चीज में दे रखा है वो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाय मोल्स को इसको ट्रीट करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। 2 ही बातों के बारे में पूछा हुआ है, तो नो नीड टू unnecessary mention the stoichiometry of the substance which are not asked or not given, ठीक है। So do not bother about these 2 things, ठीक है। So 2 moles of ammonia is forming 6 moles of HF, so 50 moles will be prepared by X cross multiply, X is equal to कितना आ जाएगा 50 इंटू में 2 अपॉन में 6, 100/6 आपके क्या आ गए मोल्स आ गए, बट पूछा क्या है अमोनिया का मास, तो मोल्स क्या करोगे, आई बात समझ, ठीक है, आप उसके मोलर मास से इनटू कर दो, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन वेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 1700/, क्लियर है, ग्राम। तो इतना अमोनिया हमें ग्राम्स में चाहिएगा, समझ आ रही बात, हमें इतना अमोनिया ग्राम्स में चाहिएगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 50 मोल्स ऑफ HF, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, जो भी आपको इस तरह से भी आपको ये करना हो, ठीक है। तो दिस इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय मोल्स, और आप बाय मास कर सकते हो, ठीक है। एक तीसरा और डालो बाय वॉल्यूम्स,
ठीक है। तीसरा बाय वॉल्यूम्स, ठीक है। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस कंपोनेंट्स। यहाँ कंपोनेंट्स का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अगर आपके गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, हम तभी इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते अगर गैसेस कंपोनेंट्स ना हो तो। ठीक है भाई। अब देखो बाय वॉल्यूम्स क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई गैस है N2 प्लस में 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अच्छा, STP ना भी हो ना और आपको सेम कंडीशन बोल रखा हो, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोल रखा हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, बाय मोल्स देखो, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स मोल्स मोल्स, समझ आ गई बात, ठीक है। एग्जैक्ट जो मोल्स का रेशियो होता है वही वॉल्यूम्स का रेशियो होता है, ठीक है। हाँ, पर कंडीशन ये है कि इन तीनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए उस वॉल्यूम को मेजर करने की। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरली एसटीपी, इट इज नॉट नेसेसरली एसटीपी, ठीक है, बट तीनों के वॉल्यूम को जो मेजर आउट किया है ना वो सेम कंडीशन पे किया होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे किया है, इसको 30 पे किया है, इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी कंडीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मोल्स का रेशियो होगा ना वही वॉल्यूम्स का रेशियो होगा। मतलब ये है, अगर 100 लीटर N2 को लोगे तो 300 लीटर आपको H2 चाहिएगा रिएक्शन करने के लिए, एंड 200 लीटर आपका अमोनिया प्रिपेयर होगा, ठीक है। बात समझ आ गई है, सेम कंडीशन पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एसटीपी पे बात करोगे तो पता है क्या हो जाएगा। एसटीपी पे ऑब्वियस सी बात है वो 1 मोल 22.4 के बराबर हो जाएगा, पर ये रेशियो वही मेंटेन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो एज इट इज मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, कैलकुलेट मास ऑफ N2 रिक्वायर्ड, ठीक है। मास में वॉल्यूम कर लो पहले। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ N2 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1000 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, जो रेशियो है ना आपकी मोल्स की, उसी रेशियो को आप कंपेयर कर सकते हो वॉल्यूम के साथ। 1000 लीटर अमोनिया है तो यहाँ 1000 लीटर लिख दो। H2 के बारे में कोई डिस्कशन है नहीं, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम, तो इसको V लिख दो, सही है। मतलब कहने का मतलब है आप मोल्स को जो है ना वो वॉल्यूम्स के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, बट मास, और आप पहले दो केसेस देखोगे तो मोल्स का मोल्स के साथ होता है कंपैरिजन, मासेस का मासेस के साथ होता है, बट मोल्स का वॉल्यूम के साथ भी हो सकता है। समझ आ रही बात। तो दिस इज द की पॉइंट। और जब H2 का कोई डिस्कशन नहीं है तो इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ V इज इक्वल टू, समझ आ गई बात, ठीक है। V इज इक्वल टू हो जाएगा 500 लीटर, क्लियर है। तो बाय वॉल्यूम भी आप कर सकते हो, पर हाँ ये चीज ओनली एप्लीकेबल होगी when we are doing the things or we are calculating the unknowns in between the gases, ठीक है। ये गैसेस, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये गैस नहीं है तो हम इन दोनों पे भी नहीं लगा सकते। जिन दोनों पे लगा रहे हो ना बस वो गैस होने चाहिए। आ रही है बात समझ, ठीक है। अगर कोई तीसरा चौथा चीज आपकी गैस नहीं है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट एक्चुअली, ठीक है। सो वी कैन प्रोसीड इट एज सच, क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हो। सो द वॉल्यूम इज दिस एक्चुअली, ठीक है। तो आप मोल्स को सीधा वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। सो इट इज द बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन, ठीक है। अब जो है आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते,
जनरली ये सीधी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपसे करवाएंगे, ठीक है। ये तो जस्ट बिहाफ है। अभी हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक करेंगे, तब जाके कुछ क्वेश्चंस अच्छे बन पाते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। वो हम 1 बाय 1 करते जा रहे हैं टॉपिक। सो अभी आपको हाँ आगे की चीज़ें करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और भी सारी चीज़ें परसेंटेज कॉम्पोजिशन वगैरह करने के लिए, ठीक है, आपको इतनी जो रिक्वायरमेंट थी नॉलेज की वो बहुत ज़्यादा मस्ट थी। तो इसको आप बहुत तरीके से आपको समझ जाना चाहिए कुछ, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डालो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द रिएक्शंस लिख लो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द रिएक्शंस। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। हाँ भाई, परसेंटेज प्योरिटी एक्चुअली क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी को सी, ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का ही एक पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। देखो भाई, इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास CaCO3 है, वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 देता है, ठीक है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। इसको आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टॉपिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड इन CO2, देयर इज नो इशू, ठीक है। बट क्या होता है, सो पहले आप समझ लो क्या होगा। आपको पता है इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है। इसका जो 100 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो 56 ग्राम तो CaO देता है और 44 ग्राम आपका CO2 देता है। सो वी नो दैट इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन मास कंजर्वेशन ऑलवेज फॉलोज 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन विल ऑलवेज फॉलोज, हर बात समझ। अब देखो, कई बार हमें प्रैक्टिकली, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लेबोरेटरी में लिया, ठीक है, और हम उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं बाय अप्लाइंग हीट, ठीक है। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर या बाय प्रोवाइडिंग हीट। सो वी स्टार्टेड गिविंग हीट टू इट, फाइन। नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, ठीक है, मान लो 100 ग्राम आपका 44 ग्राम देता है ये, तो आपका 1000 ग्राम 440 ग्राम देगा, सीधी सी बात है। इसमें मैंने बायोमास कैलकुलेशन किया, 10 से इंटू कर दो, किसी भी चीज से इंटू कर दोगे तो ये रेशियो है एक्चुअली, ठीक है। रेशियो विल नॉट ऑल्टर ऑन मल्टीप्लाइंग बाय अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो 25/5 का रेशियो 5 है, तो ऊपर और नीचे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने से ये रेशियो नहीं बदलेगा, आ रही बात समझ, ठीक है। वैसे CaCO3, CaO और CO2 का जो है वो जो मासेस का रेशियो है वो एज इट इज रहेगा। बाय मल्टीप्लाइंग विद सम कॉमन कोफिशिएंट विल नॉट गोइंग टू ऑल्टर द केस, ठीक है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, ठीक है। तो एनीवे, ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम को बर्न करते हैं, तो ये जो है 440 ग्राम आपका क्या है CO2 बनेगा और 560 ग्राम आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। नाउ मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट मुझे पता है हमें पहाड़ों में से मिलता है, ठीक है, ये पत्थर होता है, चूना पत्थर, हम वहाँ से लेके आए और हमने इसको सच में है ना 1 किलोग्राम, ये जो है 1 किलोग्राम तो हो गया, 1 किलोग्राम को हमने बर्न करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको हीट करना स्टार्ट किया, बर्न इज रॉन्ग वर्ड हियर, हीट करना स्टार्ट किया। बर्निंग होती है एक्चुअली +O2 करना, ऑक्सीडाइज करना, कंबस्ट करना इज बर्निंग, ठीक है, वो मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। मैंने इसको हीट करना शुरू किया। केमिस्ट्री में हीट करने और बर्न करने का अंतर होता है। ये जो है आपका विदाउट सप्लाइंग O2 आप हीट कर रहे हो, क्लियर है। और बर्निंग जनरली क्या होता है, बाय सप्लाइंग O2 वी आर ऑक्सीडाइज समथिंग, वी कंबस्ट समथिंग, दैट इज बर्निंग एक्चुअली, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ, क्लियर है। सो आई सपोज व्हाट कि आपका ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो 440 CO2 बन के उड़ जाता और 560 ग्राम आपका CaO बचता, ठीक है। बट वेरी क्रूशियल पॉइंट ओवर हियर, व्हाट वी एक्सपेरिमेंटली फाउंड, हमें ओनली 500 ग्राम ही CaO मिला,
मेरी बात समझ रहे हो आप? 500 ग्राम ही CaO मिला इंस्टीड ऑफ 560 ग्राम। समझ आ रही बात? सो नाउ द टेंशन। ठीक है भाई, क्या हुआ ये हमारी तो सारी स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। फिर रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की गई तो हमें पता चला जिस कैल्शियम कार्बोनेट को हम 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मान रहे थे उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी इन टर्म्स ऑफ वो कुछ सॉइल पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ धूल मिट्टी चूना कुछ भी हो सकता है विच इज़ नॉट CaCO3। उस सैंपल में जो चीज़ भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है वो सब इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आएगी। आ रही है बात समझ? ठीक है, वो क्या आएगी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है सब। तो अब भाई आपसे पूछा गया कि भाई जब प्योर नहीं है तो आप बताओ भाई उस सैंपल में जो आपने यहाँ पर हीट किया था उसमें सच में कितना % कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, तो उसमें कितना परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट था उसको निकालने का क्या मेथड होता है जरा ध्यान से तरीके से समझना। ठीक है, अब देखो भाई ये बात तो आपको समझ आ रही है 100 और ये। ठीक है, आ रही बात समझ? इसका मतलब ये 1000 नहीं था ना, तो हमें मान लेते हैं ये x ग्राम था। आई एम एज्यूमिंग इट एज एन अननोन क्वांटिटी। आई डोंट नो, ये तो श्योर है कि 1000 ग्राम नहीं था, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर। ठीक है, बिकॉज जो इम्प्योरिटीज है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देने वाली। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मुझे CaCO3 से मिलेगा। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं उसको x मान लूंगा जो इसमें से मुझे चाहिए होगा। अरे बस समझ? ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखना। ठीक है, मतलब अब क्या है 56 ग्राम 100 ग्राम से मिलता तो 500 ग्राम कितने से मिलेगा? x से। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x बाय मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 100 बाय 56। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 56। थोड़ा कट डाउन कर लो, 2 से कर लो 50, 2 ठीक है। आ रही बात समझ? ठीक है, ये मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ 500 सीधा इसी को कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 56 कितना हो जाएगा भैया? 9 56 9 जा 8 पे जाएगा। $892 समथिंग। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। मैंने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन निकाले, दिस इज 892 ग्राम। आ रही बात समझ? तो जो सैंपल हम 1000 ग्राम मान के काम कर रहे थे इट इज एग्जैक्टली और इट इज एक्चुअली ओनली उसमें आपका 892 ग्राम समवेयर CaCO3 है। कितना बच गया आपका 892 108 ग्राम। 108 ग्राम आपकी इम्प्योरिटी है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो 108 ग्राम आपकी क्या है उसमें इम्प्योरिटी है। सो अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, हम निकालेंगे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला लिख लो भाई। ठीक है, प्योर अमाउंट अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल इंटू में 100। सो 892 बाय 1000 इंटू में 100। आ रही बात समझ? 89.2%। आ रही बात समझ? ठीक है, 89.2% आपका क्या आ गया परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल आ गई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो 89.2% आपकी क्या हुई परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। तो इस सैंपल में 89.2% आपकी प्योरिटी थी, ठीक है। और बाकी का जो था जितना भी परसेंट बच गया आपका, ठीक है, ठीक है, जितना भी 11-12% हो गया, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा इम्प्योरिटी। परसेंटेज इम्प्योरिटी भी तो पूछ सकते हैं आपसे, परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछेंगे तो क्या कर दो भाई, परसेंटेज प्योरिटी को 100 से माइनस कर दो तो परसेंटेज इम्प्योरिटी आ जाएगी। आ रही है बात सबको समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिखो, ठीक है। कई बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछते हैं, लाइक क्या पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, इसकी एफिशिएंसी 90% है, ठीक है। चलो उसको करवाता हूँ, जस्ट नोट इट डाउन, ये सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हाँ भाई जल्दी करो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हम, calculate the mass of lime obtained by heating 200 किलोग्राम of 95% pure limestone CaCO3. Options are do attempted, ठीक है। पॉज करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको। हाँ भाई वही हमेशा की तरह पहले रिएक्शन लिखोगे, CaCO3 गिव्स CaO प्लस में CO2। उन्होंने ऑलरेडी दे दिया इतना ग्राम, 200 किलोग्राम जो पूरा सैंपल लिया है ना, उसमें 95% ही प्योर लाइम है, ठीक है, प्योर आपका लाइमस्टोन है, ठीक है। तो इसका मतलब आप 200 में ही निकाल लो ना कि 200 पूरे सैंपल में 95% में 95% प्योर है, तो 200 किलोग्राम में कितना ग्राम आपका CaCO3 होगा, ठीक है। तो 200 इंटू में 95 100, ये कितना हो गया भाई, ये बात समझ आ गई आपको, 190 किलोग्राम हो गया, 190 किलोग्राम वहां पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ CaCO3 हो गया भाई आपका, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्या हो गया आपका CaCO3 हो गया। नाउ वो तो आपको पता ही है, बाय मास आपको पता ही है, 100 ग्राम ऑफ दिस विल गिव 56 ग्राम ऑफ दिस एंड 44 ग्राम ऑफ दिस, ये रेशियो तो हमें पता ही है बाय मास वाली कैलकुलेशन से, समझ आ रही बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बाय मोल्स में थोड़ा अजीब भी हो जाता है, 111 तो आ जाता पर इनको मोल से बदलना पड़ता, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, और फिर उसके बाद भी आंसर भी मास में निकालना है, तो दोबारा, तो आपको अब समझ आ रहा है, तो बाय मोल्स कब करेंगे, बाय मास कब करेंगे, इससे आपको समझ आ जाएगा। नाउ ठीक है, 95 200 का, हाँ 190 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या होगा, मास ऑफ लाइन निकालना है, ये x हो गया, तो x कितना हो गया आपका 190 इंटू में 56 अपॉन में 100, ठीक है, 56 9, हाँ भाई, अच्छा 19 है 56, ठीक है, और एक डेसिमल वैल्यू, समझ आ गई बात। तो क्या आ गया आपका 106.4 की, सही है। अच्छा अब आपका एक डाउट और हो सकता है आपको कि भाई आप कुछ लोग ये पूछ सकते हो सर ये तो ग्राम में या आपने किलोग्राम में कर ली कैलकुलेशन, अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये 100 ग्राम है 11 ग्राम, ठीक है, 56 11 ग्राम,
ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, अगर इन दोनों को किलोग्राम में करते भी तो क्या होता, अपॉन थाउजेंड आपका कट जाता। ठीक है, हाँ ये दो जिस चीज में हो ना, ग्राम ग्राम में, ये दोनों सेम में होने चाहिए, ये ग्राम और ये किलोग्राम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपके 1 यूनिट में होने चाहिए और ये दोनों 1 यूनिट में होने चाहिए। आ रही बात समझ? ठीक है, अच्छा इसके बारे में तो खैर आप पता लगा नहीं सकते, तो जो आंसर आएगा ना वो इसकी टर्म्स में ही आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगी बात। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 106.4 किलोग्राम आपका CaO प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर पूरा आपका प्योर होता तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ 190 विल पुट 200 किलोग्राम ओवर हियर और उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती। तो ऑब्वियस सी बात है, प्योर सैंपल से प्योर आपका CaO भी ज्यादा ही मिलेगा ना भाई। इम्प्योर चीज को यूज करोगे तो प्रोडक्ट आपका कम मिलेगा, प्योर चीज को यूज करोगे तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा मिलेगा। वेरी अंडरस्टूड। ठीक है, बात समझ आ गई है? ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर परसेंटेज प्योरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ए सिल्वर ऑक्साइड Ag2O decomposes at temperature 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, yield oxygen and metallic silver a 1.60 gram sample of impure silver oxide yields of oxygen gas. What is the percent by mass of the silver oxide in the sample? चलो ऑप्शन लिखने की जरूरत है, आप निकालो। ठीक है, टू अटेम्प्टेड फास्ट, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, हाँ भाई, पॉज करके जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। नाउ क्वेश्चन इज ए सिल्वर ऑक्साइड इतना डिकम्पोजेस, जो बोल रहा है पहले करते जाओ। Ag2O डिकम्पोज होकर बनेगा 2Ag प्लस में हाफ O2। आ रही है बात समझ? ठीक है, मेटलिक सिल्वर ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, ए 1.6 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर, भाई ये इम्प्योर है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें प्योरिटी कितनी है। ठीक है, ऑक्साइड यील्ड इतना ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के ग्राम का बता रखा है 0.104 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है हमें। ठीक है, अच्छा बाय मास करो, क्योंकि जो चीज दे रखी है, जो चीज पता है हमें वो ग्राम में पता है। हाँ, इसको बाय मास करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में 32, 16 ग्राम। ठीक है, अच्छा कितने ग्राम ये चाहिएगा मुझे 16 ग्राम के लिए? Ag का मोलर मास होता है 108। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के और एलिमेंट्स के आपको मासेस याद होने चाहिए। जैसे सिल्वर होता है 108। ठीक है, तो 108 क्योंकि 2 सिल्वर है और 1 ऑक्सीजन है, 16। ठीक है, 8 16 और 6 22 हो गया भाई। 232 ग्राम विल गिव 16 ग्राम। क्या मैं यहाँ पर इसको रख सकता हूँ 1.6 ग्राम? फिर तो कुछ अननोन ही नहीं बचेगा। अब मैं यहाँ पर x पता है क्या मानूंगा? x इज द प्योर अमाउंट ऑफ दिस विच इज प्रेजेंट इन दिस अमाउंट। इसमें तो प्लस इम्प्योरिटी भी है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एनीवे, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 232 इंटू 0.104 अपॉन में 16। ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो गया, ओ 16 1 जा 16 हो गया आपका। ठीक है, 16 1 जा आपका कितना हो गया 16। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी ना, अभी परसेंटेज यील्ड नहीं निकला है, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, ये x क्या है, ये तो प्योर अमाउंट आया है ना, क्योंकि इस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से जो भी अमाउंट्स आते हैं वो प्योर आते हैं। सो x बाय टोटल तो यही है ना भाई आपका। ठीक है, जो इम्प्योर सैंपल का जो मास है टोटल, वो तो आपका यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू में 100 विल बी योर आंसर। x यहाँ से कैलकुलेट करना, ठीक है, और यहाँ से आप आंसर निकालोगे। ठीक है, आंसर निकाल के मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे लिखोगे। क्लियर है? ये बात समझ आ गई आपको ये? सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, हाउ कैन वी अटेम्प्ट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ही। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? क्लियर है? इसी से पहले एक और कॉन्सेप्ट है परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है भाई, अब पता है कई बार क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है कई बार, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, कोई दूसरी रिएक्शन से करते हैं NH3 N2 प्लस में 3H2, ये कोई रिएक्शन दे रखी है, और कई बार लिखते हैं रिएक्शन के एरो के ऊपर 20%, थोड़ा ज़्यादा ले लो 80%। ठीक है, आपका क्या लिया 80%। इस बात का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में ना जो हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ना, वो 100% नहीं मिल रहे हैं, वो हमें 80% ही मिल रहे हैं। ठीक है, उस रिएक्शन की एफिशिएंसी इतनी ही है। लाइक कभी सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो भाई, इसका बाय मास आप करोगे, चलो मोल्स बाय मोल्स कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। इसका 2 मोल्स, इसका 1 मोल्स, इसका 3 मोल देगा। समझ आ रही बात? क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो 500 मोल्स, इसके जो 500 मोल्स हैं, इसके मुझे कितने देंगे 250 मोल्स। ठीक है, और इसके कितने मिलेंगे मुझे 750 मोल्स मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो इसके 500 मोल्स मुझे ये देंगे। बट कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, हमें यील्ड जो है ना, यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट हमें पूरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। हमें क्या है 80% ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमें N2 है ना, वो एक्सपेक्टेड का 250 का 80% ही मिलेगा। और H2 के मोल्स आ रही बात समझ? नहीं होगा नहीं, ठीक है, आ गई बात समझ? तो अब पता है क्या है, ये तो भाई थ्योरेटिकल प्रोडक्ट्स थे। अच्छा, कुछ नहीं होता तो हमेशा 100% होता है। अब ये कहाँ गया, इसका 50 मोल्स कहाँ गए और इसके 150 मोल्स भाई कहाँ गए? ठीक है भाई, दिस इज द क्वेश्चन। समझ आ रही बात? दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, तो भाई क्या होता है ना, कई बार जो रिएक्शन हमें ना, हम कॉपी पेन से तो कुछ भी बना दो, ठीक है, इतने मोल से भाई कॉपी पेन से मैंने कुछ बना दिया भाई, इतने मोल बनना चाहिए। जब हम इंडस्ट्रियली उस चीज़ को सच में परफॉर्म करते हैं, मान लो अमोनिया लिया, हम उसको डिकम्पोज करके ये चीज़ बना रहे हैं। क्लियर है? क्या पता जो हम अमोनिया समझ रहे थे ना इतने मोल्स है भाई, वो सच में उस मोल्स में कुछ इम्प्योरिटी हो। एक नंबर 1, मैनी फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। नंबर 1, वो खुद प्योर ना हो। नंबर 2, क्या पता जिस कंटेनर में हम काम कर रहे हैं उस कंटेनर ने कुछ N2 को एब्जॉर्ब कर लिया हो।
क्या पता उस कंटेनर में कुछ लीकेज हो, तो कुछ आपकी N2 आपकी क्या हो जाए वहां से और H2 वहां से आपकी निकल जाए। आ रही बात समझ? ठीक है। कई बार जब सॉलिड चीजें बनती है ना, तो कई बार हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्रियली हम इसमें कंटेनर में बना रहे थे, तो कई प्रोडक्ट है ना इस सरफेस पे चिपके हुए रह जाते हैं। प्रोडक्ट तो हमारे लिए वो है ना जो हम इस कंटेनर से निकाल कर अपने किसी यूज में ला सकें। आ रही बात समझ? वो इससे चिपका रहेगा। कई बार हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कुछ सब्जी वगैरह आपकी कंटेनर में लगी रह जाती है। जब टोटल प्रोडक्ट आप निकालोगे तो वो उसको थोड़ी इंक्लूड, जल के लग गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जो लॉसेज हैं वो सारे लॉसेज को हम इंक्लूड कर लेते हैं एक तरफ, ठीक है, और जो हमारा जो टोटल हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम अलग से काउंट कर लेते हैं, वो हमारा 80% हो गया। आ गई बात समझ? तो दैट इज आवर परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन डाल के लिख सकते हो, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड as a result of any reaction, as a result of any reaction, because practically when we prepare any product, there are some chances for some industrial losses, ठीक है भाई। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। परसेंटेज यील्ड, ठीक है भाई, परसेंटेज यील्ड क्या हो गया आपका? परसेंटेज का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हो परसेंटेज यील्ड का या परसेंटेज एफिशिएंसी का। अमाउंट एक्चुअली फॉर्म्ड, एक्सपेक्टेड अमाउंट that should be formed, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, सबको समझ आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड। नीचे लिख लो इसको। चलिए ये लाइन, ये कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, हाउ जेडन से वी कैन प्रिपेयर जेडन, ठीक है। पहले जेडन को ऑक्सीडाइज करेंगे, आपने मेटलर्जी में कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मेटलिक जिंक में कन्वर्ट किया हुआ, ठीक है। तो पहले जेडनो में कन्वर्ट किया, जेडनो का H2SO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 बनाया, ठीक है। ZnSO4 के वाटर से रिएक्शन करके जेडन बनाया। ये आपकी सबसीक्वेंट रिएक्शन है, सीरीज रिएक्शन बोलते हैं इनको, जिन रिएक्शंस में एक का प्रोडक्ट दूसरी वाली का रिएक्टेंट बन जाए, ठीक है, उन रिएक्शंस को सीरीज रिएक्शन बोलते हैं।
सीरीज रिएक्शंस, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शंस। एनीवे, पहले वाले प्रोसेस की परसेंटेज एफिशिएंसी 80 है, दूसरे की 100 है और तीसरे की आपकी 80 है। अब इसमें क्वेश्चन भी उल्टा शुरू कर रखा है, जेडएनएस का पूछा है, ये कितना चाहिएगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ जिंक आपकी क्या है बता रखे हैं कि ये आपके प्रोड्यूस हुए, क्लियर है। हम उन पे फोकस करेंगे जिन जिन की कहानी आपकी आगे चल रही है, लाइक इस पे फोकस करना है हमें, जेडएनए पे फोकस करना है, जेडएनएसओ4 पे फोकस करना है और जेडएन पे, और ये सारी चीजों का कहीं कोई मतलब नहीं है ना, आपको समझ आ रही है, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन का, सीरीज ऑफ रिएक्शन का। अच्छा, ये बिना सीरीज के, बिना परसेंटेज के भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई तीनों रिएक्शन ही मान लो कि भाई 100% प्रोडक्ट यील्ड दे रही हो, तो भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ अब ध्यान सुनना, ना क्लियर है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेडएनएस रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ जिंक, इसके 2 मोल्स बनाने हैं मुझे, ठीक है, इसके 2 मोल्स बनाने हैं, ठीक है। इसके 2 मोल जेडएनएस4 से मिलते हैं, तो इसके 2 मोल जेडएनएसओ4 ही चाहिए, पर ये 80% है भाई। अब आपको मान लो किसी 1 मीटर के कपड़े से, ध्यान सुनना, 1 मीटर के कपड़े से बस हम 80 सेंटीमीटर का ही यूज कर सकते हैं, 20 आपका खराब जाएगा ही जाएगा। तो आपको अगर 1 मीटर कपड़े के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बनाना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना कपड़ा। आ रही बात समझ? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर। यहां आप क्या करोगे, ठीक है, ये आपको 2 दिख जरूर रहा है, ये एक्चुअली अननोन सब्सटेंस है, ठीक है। क्या मतलब है, ये जो 80 है, ठीक है, ये 80%, x का 80% 2, आपको समझ आ रही बात। 2 मोल्स इसके लिए मुझे ज्यादा चाहिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, x 100 इंटू में 2 80, इसके सच में 2.5 मोल्स चाहिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इम्प्योरिटी वगैरह कुछ प्रेजेंट है, मतलब 2.5 में ना 2 होगा, वही तो 2 देगा, मेरी बात समझ। 2.5 इज इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी। एनीवे 2.5 ऑफ दिस विल गिव 2.5 ऑफ दिस, क्योंकि 1 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, तो 2.5 विल गिव 2.5 ऑफ दिस, उसकी 100% एफिशिएंसी की बात भी यही खत्म हो गई। एनीवे इसका 2 मोल, इसका 2 मोल दे रहा है, तो इसका 2.5, अगर ये सब कुछ सही होता, 100 होता, तो 2.5 विल बी द आंसर। पर क्या हो जाएगा, y का 80% इज 2.5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू में 1000, वो 100 अपॉन में 80, ठीक है। आई बात समझ? तो ये क्या हो जाएगा आपका 25/80, क्या है y इक्वल टू क्या होगा, 2.5 इंटू में 100 80, ठीक है, 4 5 25 पंजे 3.125 moles are required. 3.125 moles are required. समझ जाओ बहुत ध्यान से, ठीक है, क्लियर है। आपको ये वाले स्टेप समझ आ जाएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। मतलब 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स सच में चाहिए ना, तो जेडएनएसओ4 का इम्प्योर सैंपल तो हमें थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा ना। वो कितना लेना पड़ेगा, वो 2.5। वो कैसा है, वो ऐसे आया, x का 80% 2 है, ठीक है, तो x कितना हो गया, यहां से निकल गया। एंड फिर मैंने सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन किया। एक बार आप इसको देखना, डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन हम एक और डील करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। नोट इट डाउन, ठीक है। तो चलो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कल हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आप बुक्स में से सर्च करके आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है भाई।
चलो ऑल द बेस्ट, काम करते रहना।